नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने द्विपक्षीय आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सार्थक वार्ता की। भारत और जापान ने रक्षा और विकास योजनाओं पर 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार नवीनतम गैजेट्स और प्रौद्योगिकी के साथ सीआरपीएफ का आधुनिकीकरण करेगी। पंजाब कैबिनेट ने पहली बैठक में विभिन्न विभागों में 25,000 रिक्त पदों को भरने का फैसला किया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 181 करोड़ 4 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। सीमा सड़क संगठन ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जोजिला दर्रा खोला। रूसी सेना ने कहा, यूक्रेन में सैन्य अभियान में नवीनतम हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का इस्तेमाल किया। और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला मलेशिया के ली जिया से जारी। पहला गेम लक्ष्य सेन ने 21-13 से जीता। समाचार संध्या में मनीषा खन्ना के साथ मैं लवली निगम। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है कि कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने सार्थक बातचीत की और दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहन देने के उपायों पर विचार विमर्श किया। श्री मोदी और श्री किशिदा ने सम्मेलन में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी की। दोनों ने आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया, जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे शांति, स्थिरता और समृद्धि की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। भारत और जापान का विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी के दायरे में बहुआयामी सहयोग है। सम्मेलन के दौरान रक्षा और विकास परियोजनाओं पर 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच पिछला शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2018 में हुआ था। इसमें श्री मोदी ने कहा था कि भारत और जापान के संबंधों की प्रगति असीमित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत जापान की भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में 14वां वार्षिक शिखर सम्मेलन एक और कदम है। उन्होंने कहा कि शांति, समृद्धि और प्रगति की भागीदारी है। श्री मोदी और श्री किशिदा ने दोनों देशों के बीच आर्थिक भागीदारी की असाधारण संभावनाओं पर भारत जापान आर्थिक मंच को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें आशा है कि इससे दोनों देशों के आर्थिक संबंध प्रगाढ़ होंगे। मैं आशा करता हूं कि हमारे प्रयासों में जापानी कंपनियां पूरे जोश के साथ हिस्सा लेगी और इसके लिए हम भी जापानी कंपनियों को भारत में हर संभव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप भारत जापान संबंधों के मूल में है। दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने में इंडिया जापान बिजनेस लीडर्स फोरम की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जापान के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद श्री किशिदा की ये पहली भारत यात्रा है। रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2 दिन के भारत यात्रा पर आए श्री किशिदा का हवाई अड्डे पर स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद आतंकवाद पर निर्णायक नियंत्रण केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। जम्मू में आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 83वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार 33,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश सुनिश्चित करने में सफल रही है। धारा 370 हटाने के कारण दलितों, पिछड़े वर्ग, महिलाओं और पहाड़ी लोगों एक प्रकार से जो विकास की प्रक्रिया से कहीं न कहीं कटे हुए थे, नए कानूनों के तहत इन सबको समाहित करते हुए सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक विकास की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है। और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा काम हुआ है, जो सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी सफलता है कि यहां पर आतंकवाद पर एक निर्णायक कंट्रोल लेने में सशस्त्र बलों को सफलता मिली है।
श्री शाह ने कहा कि हर गांव में सरपंच और पंच का होना जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के फलने फूलने का प्रमाण है। 2014 में नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति में इतने कम अंतराल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। सबसे पहली बात, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाने की शुरुआत हुई है। आज जम्मू कश्मीर के लिए और देश भर के लिए गर्व की बात है कि 30,000 से ज्यादा प्रतिनिधि ये लोकतंत्र का हिस्सा बना है। हर गांव में पंच सरपंच गांव को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं। तहसील पंचायतें बनी है, जिला पंचायतें बनी। लोकतंत्र को जमीन पर पहुंचाने में आज नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत बड़ी सफलता मिली है। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही 7 नए मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स शुरू हो जाएंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सराहना करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि बल ने देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस बल होने की अपनी पहचान कायम रखी है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार बल को नवीनतम उपकरण और प्रौद्योगिकी से लैस करने के लिए प्रतिबद्ध है। जब नक्सलवाद, नॉर्थ ईस्ट थिएटर, कश्मीर में पाक प्रेरित आतंकवाद 90 के दशक में इस सभी जगहों पे हिंसा चरम सीमा पर और देश की आंतरिक सुरक्षा का दृश्य देखकर देश के हर नागरिक के मन में चिंता होती थी कि देश का भविष्य क्या होगा, देश की आंतरिक सुरक्षा को कैसे संभालेंगे। मगर कुछ ही सालों में 2 दशक के कम समय के अंदर सीआरपीएफ ने चाहे नक्सलवाद का क्षेत्र हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर का थी, सभी जगह पर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय बताते हुए देश को छीन विशीन करने वाली शक्तियों को समाप्त करने के कगार पर आज सीआरपीएफ पहुंचा है। श्री शाह ने कहा कि आज पूरे भारत में एक झंडा, एक संविधान और एक नेता है और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। ये यही भूमि है जहां पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर को भारत का अटूट हिस्सा बताते हुए एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे इसका आंदोलन किया था। और हमारे देश के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान भी इसी धरती पर इसी आंदोलन को करते करते हुआ था। आज मुझे आनंद है कि मोदी जी के नेतृत्व में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित प्रेमनाथ डोगरा दोनों के स्वप्न आज पूरे हुए हैं और आज एक निशान, एक विधान और एक प्रधान का स्वप्न पूरा हुआ है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि विश्व में लगातार सामाजिक और अन्य तनाव बढ़ रहे हैं और ऐसी स्थिति में मानवता की प्रगति के लिए शांति बहुत आवश्यक है। श्री नायडू आज हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई शांति और सुलह संस्थान के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उपराष्ट्रपति ने शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा के महत्व के बारे में कहा कि वे स्वयं मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करके उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रशासन और न्यायालय में भी क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाया जाना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क से ई कॉमर्स को लोकतांत्रिक बनाने में मदद मिलेगी। इससे छोटे व्यापारियों को समान अवसर मिलेंगे और उनके हितों की रक्षा की जा सकेगी। उद्यमशीलता सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि प्रयोगशालाएं, शिक्षक, इन्क्यूबेटर और धन स्वस्थ स्टार्टअप प्रणाली के 4 अनिवार्य तत्व हैं। मंत्री ने नवाचार के क्षेत्र में विशेष प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए बिट्स पिलानी संस्थान की सराहना की। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में नवाचार पर विशेष बल दिया गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के नए मंत्रिमंडल को बधाई दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंत्रिमंडल के पहले चरण में 10 मंत्री शामिल किए। 17 मंत्रियों का कोटा है, 7 मंत्रियों को बाद में शामिल किया जाएगा। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस बीच मंत्रिमंडल ने आज पहली बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों में खाली पड़े 25,000 रिक्त पदों को भरने का फैसला किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य पुलिस विभाग में 10,000 और अन्य विभिन्न विभागों में 15,000 पद भरे जाएंगे। पदों की अधिसूचना और विज्ञापन की प्रक्रिया 1 महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी। आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान इन पदों को भरने का वादा किया था। पंजाब सरकार ने अधिवक्ता अनमोल रत्न सिद्धू को पंजाब का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया है। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिवक्ता सिद्धू पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के 8 बार अध्यक्ष रहे हैं।
पंजाब के तत्कालीन महाधिवक्ता दीपेंद्र सिंह पटवालिया ने राज्य विधानसभा के चुनाव परिणामों के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। नागालैंड के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने कहा है कि राज्य में पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण सकारात्मक घटनाक्रम हुए हैं। उन्होंने 13वीं नागालैंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन आज सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि नगा राजनीतिक मुद्दे का बहुप्रतीक्षित समाधान जल्द ही एक वास्तविकता होगा। राज्यपाल ने मोन जिले में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 14 नागरिकों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर गठित की गई एसआईटी की जांच जल्द समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी छानबीन शीघ्र पूरी हो जाएगी। नागालैंड विधानसभा में अब सभी काम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होंगे। ऐसा करने वाली ये देश की पहली विधानसभा है। इसके लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा की शुरुआत की गई है। विधानसभा अध्यक्ष शेरिंगेन लोंगकुमार ने बजट सत्र के पहले दिन ये जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने द्विपक्षीय आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सार्थक वार्ता की। भारत और जापान ने रक्षा और विकास योजनाओं पर 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार नवीनतम गैजेट्स और प्रौद्योगिकी के साथ सीआरपीएफ का आधुनिकीकरण करेगी। पंजाब कैबिनेट ने पहली बैठक में विभिन्न विभागों में 25,000 रिक्त पदों को भरने का फैसला किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 181 करोड़ 4 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। सीमा सड़क संगठन ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जोजिला दर्रा खोला। रूसी सेना ने कहा, यूक्रेन में सैन्य अभियान में नवीनतम हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का इस्तेमाल किया। और ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला मलेशिया की ली जी जिया से जारी। लक्ष्य सेन ने पहला गेम 21-13 से जीता। और अब प्रस्तुत है संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण इस सप्ताह शुरू हुआ। हालांकि होली पर्व के कारण बृहस्पतिवार और शुक्रवार को अवकाश रहा और दोनों सदनों की कार्यवाही 3 दिन ही चली। सप्ताह के तीनों कामकाजी दिन दोनों सदनों में प्रश्नकाल के साथ ही शून्यकाल सुचारू रूप से चला, जिससे सदस्यों ने लोक महत्व के जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। लोकसभा में पहले दिन यानी सोमवार को सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग के तीसरे बैच में 1.07 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय के लिए संसद की मंजूरी मांगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस संबंध में विवरण पेश किया। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2022-23 का 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट भी पेश किया। सीतारामन ने जम्मू कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग भी सदन में पेश की।
इन दोनों पर हुई चर्चा का वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस चर्चा के दौरान सबसे अधिक उल्लेख अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त किए जाने को लेकर आया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को 7 दशक तक जिन अधिकारों से वंचित रखा गया, उसे अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद लोगों को प्रदान किया जा सका है। इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि केंद्र में नई सरकार बनने के बाद से जम्मू कश्मीर में परिवारवाद खत्म हुआ है और सभी क्षेत्रों को अधिकार मिले हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने जम्मू कश्मीर के बजट पर अलग से चर्चा कराने पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि वहां कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है और माली स्थिति भी ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधान समाप्त करने के फैसले का बचाव करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के कारण सब कुछ गलत हुआ है, तब वो सार्वजनिक रूप से ये बात कहे। भाजपा सांसद जामयांग नामग्याल सहित कई अन्य सांसदों ने भी चर्चा में भाग लिया। इससे पहले शून्यकाल के दौरान कई सदस्यों ने यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों से जुड़ा विषय उठाया और सरकार से आग्रह किया कि इन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए समग्र नीति बनाई जाए। उधर राज्यसभा की बैठक शुरू होते ही सदन के पूर्व सदस्यों असम के नवीन चंद्र बरगोहेन, महाराष्ट्र के राहुल बजाज, पश्चिम बंगाल के डीपी चट्टोपाध्याय और आंध्र प्रदेश के वाईवी राव के निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद शून्यकाल में कई सदस्यों ने युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से वापस लौटे भारतीय छात्रों का मुद्दा उठाया और सरकार से मांग की कि उनकी पढ़ाई पूरी करने में मदद के लिए वो उपयुक्त कदम उठाए। सभापति एम वेंकैया नायडू ने यह मुद्दा उठाए जाने पर कहा कि यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई से पैदा हुए हालात के मद्देनजर बड़ी संख्या में वहां से भारतीय छात्रों को वापस लाने की जरूरत पड़ी। सोमवार को हुई उच्च सदन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय डोनर के कामकाज पर चर्चा हुई। चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के रिपुन बोरा ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को रणनीतिक नजरिए से देखे जाने का आह्वान किया और मांग की कि इस क्षेत्र के लिए एक मजबूत औद्योगिकीकरण नीति बनाई जानी चाहिए। भाजपा के भुवनेश्वर कलिता ने कहा कि इस क्षेत्र के लिए विकास के लिए अलग से मंत्रालय गठित किए जाने के बाद से इसके लिए बजटीय प्रावधान भी किया जाने लगा। तृणमूल कांग्रेस की सदस्य सुष्मिता देव ने कहा कि इसमें दो मत नहीं है कि अलग मंत्रालय के गठन के बाद से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में तेजी आई, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि विभाजन का दंश पूर्वोत्तर को प्रभावित कर चुका है। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में उत्पादन, स्वास्थ्य, खेल, उद्योग, शिक्षा से लेकर हर क्षेत्र में ध्यान दिया गया। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 मार्च को हुई दुर्घटनावश मिसाइल छूट जाने की घटना पर दोनों सदनों में एक बयान दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि भारत की मिसाइल प्रणाली अत्यंत सुरक्षित है और देश का रक्षा प्रतिष्ठान सुरक्षित प्रक्रियाओं तथा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने कहा कि मिसाइल यूनिट के नियमित रखरखाव और निरीक्षण के दौरान गलती से एक मिसाइल छूट गई। उन्होंने कहा कि बाद में पता चला कि मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में गिरी थी और ये घटना खेदजनक है। श्री सिंह ने कहा, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ। मंगलवार को ही लोकसभा में वर्ष 2022-23 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरंभ हुई। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार की ओर से रेल आधुनिकीकरण की बात करना सिर्फ दुष्प्रचार है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में भारतीय रेल से जुड़े कार्यों और परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि आज रेल देश का अभिमान बन गई है। कांग्रेस के नेता के सुरेश ने कहा कि सरकार ने कोरोना काल में आम लोगों को राहत देने के बजाय किराए बढ़ा दिए और सुविधाएं भी कम कर दी। भाजपा के राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि कांग्रेस नीति संप्रभक सरकार ने रेलवे की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन 2014 के बाद इसकी स्थिति में लगातार सुधार हुआ है।
उधर राज्यसभा में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने अपने मंत्रालय के कामकाज पर एक दिन पहले हुई चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को केंद्र सरकार की शीर्ष प्राथमिकता बताते हुए कहा कि वहां शांति स्थापना होने के बाद हालात बहुत बदल गए हैं और नाकेबंदी, उग्रवाद, कर्फ्यू जैसे शब्द वहां बेमानी हो गए हैं। रेड्डी ने यह भी कहा कि पिछले 8 वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र को मोदी सरकार के ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया दृष्टिकोण के तहत शीर्ष प्राथमिकता दी गई है। मंगलवार को ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन की स्थिति और उसका भारत पर प्रभाव विषय पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि युद्धग्रस्त यूक्रेन के सुमी शहर से भारतीय छात्रों की निकासी बगैर किसी विश्वसनीय युद्ध विराम के संभव नहीं थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसके लिए रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से बात कर रास्ता निकाला। जयशंकर ने कहा कि गंभीर चुनौतियों के बावजूद भारत अपने 22,500 नागरिकों को सुरक्षित लाने में सफल रहा। मंगलवार को ही सदन में जनजातीय कार्य मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस सदस्य नारायण भाई राठवा ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए आरोप लगाया कि 2022-23 का बजट पूरी तरह से कॉरपोरेट क्षेत्र का बजट है, जिसमें दलित और आदिवासी कहीं नजर नहीं आते। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के निर्देशों का भी उल्लंघन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राम विचार नेताम ने कहा कि देश की आजादी के करीब 75 साल बाद पहली बार अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लोगों को एहसास हुआ है कि उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है। बुधवार को लोकसभा ने वर्ष 2022-23 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों को स्वीकृति दे दी। इस पर चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे के निजीकरण का कोई प्रश्न ही नहीं है और इस बारे में कही गई सारी बातें काल्पनिक है। श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे का निजीकरण नहीं हो सकता है क्योंकि पटरियों रेलवे की हैं, इंजन रेलवे के हैं, स्टेशन और बिजली के तार रेलवे के हैं। इसके अलावा डिब्बे और सिग्नल प्रणाली भी रेलवे की ही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि रेलवे धीरे धीरे बाहरी स्रोतों और ऋण पर निर्भर होती जा रही है और उसका आंतरिक राजस्व कम होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे के बजटीय संसाधन भी पर्याप्त नहीं है। सदन में उसी दिन वर्ष 2022-23 के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरंभ हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सदस्य ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि आज देश में 68 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाने की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 37 किलोमीटर प्रतिदिन निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारतमाला परियोजना में सिर्फ 21% काम हुआ है। भाजपा के जगदम्बिका पाल ने कहा कि संप्रग सरकार में 10 वर्षों में 25,718 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ, लेकिन इस सरकार में 8 वर्षों में 49,339 किलोमीटर सड़कें बनाई गई। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्र, बसपा के गिरीश चंद्र, भाजपा सांसद गणेश सिंह और कांग्रेस के विंसेंट पाला ने भी चर्चा में भाग लिया। चर्चा अधूरी रही। इससे पहले शून्यकाल में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने देश की चुनावी राजनीति में सोशल मीडिया कंपनियों के प्रभाव एवं दखल तथा सोशल मीडिया के मंचों के जरिए नफरत के प्रसार को लोकतंत्र के लिए खतरा करार देते हुए कहा कि सरकार को इस पर विराम लगाना चाहिए। उधर राज्यसभा में जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देशभर की आबादी में करीब 8% की हिस्सेदारी रखने वाले जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए केंद्र सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि न केवल उनके उत्थान, उनके विकास, उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने को प्राथमिकता दी जा रही है, बल्कि उनके अतीत का रिकॉर्ड देखते हुए उन्हें गौरवान्वित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। श्री मुंडा ने कहा कि आदिवासियों के उत्पादों को बेचने के लिए समुचित व्यवस्था की जा रही है और उनकी परंपराओं, भाषाओं तथा संस्कृतियों के संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पहले जनजातीय कार्य मंत्रालय के कामकाज पर हो रही चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश में आदिवासियों की आबादी करीब 8% है और उनके मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाने के कारणों के बारे में आदिवासियों के अपने विचारों के बारे में समझना बहुत जरूरी है।
बुधवार को ही राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई। बीजू जनता दल के प्रसन्न आचार्य ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि 2014 के बाद से रेल लाइनों का विस्तार हर साल लगभग 2 गुना हुआ है। उन्होंने कहा कि पहली बार किसानों की मदद के लिए व्यापक स्तर पर किसान ट्रेनें चलाई जा रही हैं और ये अत्यंत सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि आजादी के करीब 75 साल बाद भी कई हिस्से रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ पाए हैं। चर्चा अधूरी रही। अभी आप संसद में हुई इस सप्ताह की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 181 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 5,84,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 2,075 और लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 3,383 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.73% हो गई है। फरीदाबाद में आज से 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला शुरू हो गया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मेले का उद्घाटन किया। श्री सिन्हा उद्घाटन समारोह में ऑनलाइन शामिल हुए। कोविड-19 के कारण 2 वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित ये मेला 4 अप्रैल तक चलेगा। इस बार मेले की थीम है जम्मू कश्मीर। सीमा सड़क संगठन ने आज जोजिल्ला दर्रे पर केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच सबसे कम समय में प्रवेश द्वार खोलने का रिकॉर्ड बनाया है। आमतौर पर जोजिल्ला दर्रा सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी के कारण लगभग 160 से 180 दिनों के लिए बंद रहता था, लेकिन इस बार ये मार्ग सिर्फ 73 दिनों में खुल गया। मौसम की कठिन परिस्थितियों के बीच बर्फ हटाने के अथक प्रयास के बल पर संगठन ने इस साल 5 जनवरी तक दर्रे को खुला रखा था। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने आज आबूधाबी फिल्म आयोग ADFC और भारत तथा संयुक्त अरब अमारात UAE के फिल्म निर्माताओं के साथ बातचीत की। उन्होंने देश में फिल्म और मीडिया उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए UAE सरकार के कदमों की सराहना की। श्री चंद्रा ने कहा कि भारत UAE के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंध और दोनों पक्षों के बीच आपसी सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने ADFC को भारत में अपना कार्यालय स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। रूस की सेना के अनुसार उसने यूक्रेन में अपने सैन्य अभियान के दौरान पहली बार अपनी नवीनतम हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का इस्तेमाल किया है। हाइपरसोनिक मिसाइलों ने पश्चिमी इवानो फ्रैंकोविस्क क्षेत्र में एक भूमिगत गोदाम को निशाना बनाया। हमले में गोदाम में मौजूद यूक्रेन की सेना की मिसाइलें और हवाई गोला बारूद नष्ट हो गया। यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री ने कहा है कि रूस के साथ 10 मानवीय सहायता गलियारों पर सहमति बनी है। इनमें बंदरगाह शहर मारियोपोल और राजधानी कीव तथा लुहांस्क के क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने खेरसोन शहर में मानवीय सहायता पहुंचाने की योजना की घोषणा भी की। बर्मिंघम में ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में इस समय लक्ष्य सेन का मुकाबला मलेशिया के ली जी जिया से हो रहा है। लक्ष्य सेन ने पहला गेम 21-13 से जीत लिया है, जबकि दूसरे गेम में उन्हें 12-21 से हार का सामना करना पड़ा। अब से कुछ देर बाद महिला डबल सेमीफाइनल में त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की झांग शू जियांग और जेंग यू से होगा। न्यूजीलैंड में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत 5 मैचों में 2 जीत के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर बना हुआ है, जबकि ऑस्ट्रेलिया अपने सभी मैच जीतकर शीर्ष पर है। भारत का अगला मुकाबला मंगलवार को बांग्लादेश से होगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने द्विपक्षीय आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सार्थक वार्ता की। भारत और जापान ने रक्षा और विकास योजनाओं पर 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा केंद्र सरकार नवीनतम गैजेट्स और प्रौद्योगिकी के साथ सीआरपीएफ का आधुनिकीकरण करेगी। पंजाब कैबिनेट ने पहली बैठक में विभिन्न विभागों में 25,000 रिक्त पदों को भरने का फैसला किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 181 करोड़ 4 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। सीमा सड़क संगठन ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जोजिला दर्रा खोला।
रूसी सेना ने कहा यूक्रेन में सैन्य अभियान में नवीनतम हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का इस्तेमाल किया गया। और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला मलेशिया की ली जिजिया से जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।